हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे संगठन के सिद्धांत उपागम, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अप्रोचेस। ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। प्रश्न नंबर 9 है, संगठन के विभिन्न आधुनिक उपागमों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक तथा उर्विक द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय उपागम का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम की समीक्षा कीजिए। या इसी को और पूछा जा सकता है, मैक्स वेबर के नौकरशाही उपागम की व्याख्या, हर्बर्ट साइमन की व्यवहारवादी उपागम का विश्लेषण, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा में अंतर्निहित प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या। इतने सारे तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। इसका एक ही आंसर है। देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं उपागम का अर्थ, जो अप्रोचेस का जो है मीनिंग क्या होती है करके हम देखेंगे इसमें। तो इसमें आपके उपागम या अप्रोच जिसे बोलते हैं, उपागम या दृष्टिकोण अध्ययन की एक वैज्ञानिक विधा है जिसके अंतर्गत समस्याओं अथवा प्रश्नों का चयन अनुसंधान की कसौटियों के अवसर पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में, उपागम के अंतर्गत कुछ निश्चित मानदंडों के आधार पर विशेष सामग्री का सैद्धांतिक दृष्टि से विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उपागम का काला सोपान सिद्धांत कहलाता है। किसी विषय के अध्ययन के अनेक उपागम या दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब देखते हैं लोक प्रशासन के विभिन्न उपागम। इसमें हम देखेंगे, लोक प्रशासन के अंतर्गत संगठन का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय वुड्रो विल्सन को दिया जाता है। इसके उपरांत लूथर, गुलिक, उर्विक, हेनरी फ्यूल, फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मियो, चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, डगलस मैक्स वेबर, अब्राहम मैकी एंस आदि विद्वानों ने संगठन का वैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया। इन विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन में विभिन्न उपागमों का सहारा लिया। इन उपागम या सिद्धांतों का विवेचन हम इस प्रकार कर सकते हैं। पहला है शास्त्रीय उपागम। इसमें हम देखेंगे, संगठन के इस उपागम को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे पुरातन उपागम, प्रतिष्ठित उपागम, परंपरावादी उपागम, यांत्रिक उपागम, औपचारिक सिद्धांत और संरचना का सिद्धांत। शास्त्रीय उपागम के परिवर्तकों में हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक तथा उर्विक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शास्त्रीय उपागम या सिद्धांत के अनुसार संगठन सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जिसके आधार पर निर्धारण, उद्देश्य अथवा कार्य के अनुरूप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठन की योजना बनाई जाती है और तत्पश्चात इस संगठन योजना के अनुसार कार्य करने के लिए समर्थ कर्मचारियों को नियुक्त किया जा सकता है। शास्त्रीय उपागम में 4 उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। पहला, कार्य विभाजन, पदसोपन, निर्व्यवस्था और कार्यकुशलता। शास्त्रीय उपागम के समर्थक विद्वानों का मत है कि संगठित वस्तु एक औपचारिक संरचना अथवा योजना है। इसके कुछ अनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर यह उसकी सहायता से विशेषज्ञ इस योजना का निर्माण ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार एक वस्तुनिष्ठ वस्तु के लक्ष्य सिद्धांतों की सहायता से किसी भवन के निर्माण की योजना तैयार करता है। इस प्रकार शास्त्रीय उपागम 2 मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1 है संगठित। संगठन के मूल सिद्धांत इतने स्पष्ट हैं कि किस प्रकार के प्रयोजन का कार्य की आवश्यकता के अनुरूप योजना बनाना विशेषज्ञों के लिए आसान कार्य है। सेकंड, स्टाफ का कार्मिक वर्ग की नियुक्ति से पूर्ण संगठन की योजना पर विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। संगठन के शास्त्रीय उपागम प्रतिपादकों में हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक तथा उर्विक का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विद्वानों ने औपचारिक संगठन के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं सामान्य सिद्धांतों को शास्त्रीय सिद्धांत की संज्ञा दी जाती है। इन विद्वानों ने संगठन की संरचना को विशेष महत्व दिया। हेनरी फ्यूल ने संगठन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 5 सिद्धांत इस प्रकार है, देखते हैं। नंबर 1 है योजना, फिर है संगठन, फिर है आदेश, समन्वयन, नियंत्रण। लूथर गुलिक के संगठन के 10 सिद्धांत और उर्विक के 8 सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, ये सिद्धांत अग्रलिखित हैं। इसमें नंबर 1 है आपका विभाजन का विशेषीकरण का सिद्धांत, विभागीय संगठन का सिद्धांत, पदसोपन सिद्धांत, समन्वयन का सिद्धांत, समितियों के अंतर्गत समन्वयन का सिद्धांत, विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, आदेश की
एकता का सिद्धांत, स्टॉप तथा सूत्र का सिद्धांत, प्रतियोजन का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्रों का सिद्धांत। लूथर गुलिक ने प्रशासकीय क्रियाओं में पोस्टकॉर्प सिद्धांत का विशेष रूप से प्रयोग किया है। इस शब्द द्वारा गुलिक के कार्यपालिका के कारणों को वर्णित किया गया है। उर्विक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है उद्देश्य का सिद्धांत, अनुरूपता का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, विशेषीकरण का सिद्धांत, समन्वयन का सिद्धांत और लास्ट रहा निर्धारण का सिद्धांत। हेनरी फ्योल गुलिक तथा उर्विक आदि विद्वानों का दृढ़ मत है कि प्रशासकों के अनुभव तथा कुछ सुनिश्चित सिद्धांतों के आधार पर प्रशासक का एक विज्ञान विकसित किया जा सकता है और यही कारण है कि आज प्रशासन को एक विज्ञान माना जाने लगा है। आलोचना लेकिन हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय उपागम की कुछ आलोचना की है। उनका तर्क यह है कि शास्त्रीय उपागम इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करता कि किस विशेष स्थान में कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण हो सकता है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासक के सिद्धांतों को प्रशासन की कहावतों की संज्ञा दी है। इस प्रकार सुब्रमण्यम का मत है कि शास्त्रीय उपागम के समर्थक अपने सिद्धांतों में प्रबंधन की विशेष महत्व देते हैं। उनका मूल्य उद्देश्य केवल प्रबंधन की समस्या का निराकरण करना था, न कि व्यक्तियों से संबंध अन्य संगठित समस्याओं का। अब कुछ आलोचकों ने शास्त्रीय उपागम को व्यक्तिपरक बताया है क्योंकि यह एक संकुचित दृष्टिकोण है और यह व्यक्तियों के संगठन में उनके साथियों से पृथक रखने का अवलोकन करता है। यह दृष्टिकोण संगठन में मानव तथा मानव व्यवहार के महत्व की उपेक्षा भी करता है। महत्व अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी शास्त्रीय उपागम सिद्धांत निम्नलिखित कारणों से अपना अलग महत्व रखता है। इसमें नंबर 1 है शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रवर्तकों ने सर्वप्रथम इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसका बौद्धिक विश्लेषण करना आवश्यक है। अगला है इस उपागम के आधार पर सत्ता, उत्तरदायित्व तथा प्रत्यायोजना के विषय में स्पष्ट चिंतन आरंभ हुआ। थर्ड है इस उपागम के कारण ही प्रबंधन तथा संगठन की समस्याओं के संबंध में लोगों को विचार करने के लिए विवश कर दिया, जो कि इस सिद्धांत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावहारिक उपलब्धि है। नेक्स्ट है शास्त्रीय विद्वानों ने कुछ सीमा तक औद्योगिक संगठन में उत्पादक को संगठन का आधार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नेक्स्ट है शास्त्रीय सिद्धांतों की कमियों तथा सीमाओं ने भी संगठनात्मक व्यवहार के क्षेत्र में आधिकारिक शोध करने को प्रोत्साहन प्रदान किया। सेकंड है वैज्ञानिक प्रबंधन उपागम। इसमें हम देखेंगे इस उपागम के प्रतिपादक फ्रेडरिक टेलर हैं। इस उपागम या सिद्धांत का आधार प्रबंधन क्रांति है। फ्रेडरिक टेलर ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में अनेक वैज्ञानिक प्रविधियों का समावेशन किया। उन्होंने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य पद्धति के औद्योगिक प्रबंधन एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र तथा विस्तृत कर दिया। टेलर ने अपनी कृतियों कारखानों प्रबंधन, धातु काटने की कला के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन के नवीन विज्ञान की नींव डाली। टेलर ने यह कहा कि जिस प्रकार उस इंजीनियर को जो सर्वोत्तम कार्य न्यूनतम मूल्य पर करता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस प्रकार औद्योगिक प्रबंधन में परिचालन में वह प्रबंधन सर्वोत्तम है जो अपने नियंत्रण के साधनों को इस प्रकार संगठित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोत्तम कुशलता के साथ कार्य करेगा और उसी के अनुकूल वेतन प्राप्त करेगा। टेलर का मत है कि कार्य के नियोजन को उसके क्रियान्वयन से अलग रखना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि जहाँ नियोजन कार्य के लिए मानसिक क्षमताओं से परिपूर्ण प्रशिक्षित विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, वहाँ कार्यान्वयन के लिए शारीरिक दृष्टि से समर्थ व्यक्तियों तथा दूरदर्शी मार्ग निर्देशकों की आवश्यकता होती है। टेलर ने अपने प्रबंधन विज्ञान का विकास ही वर्षों की लंबी अवधि में किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक प्रबंधन में सर्वप्रथम पुरातन प्रबंधन में विद्यमान सभी प्रविधियों तथा उपकरणों आदि का विश्लेषण किया जाता है। उनमें से उपयोगी प्रविधियों तथा उपकरणों आदि के श्रमिकों के परामर्श और सहयोग से सुधार और विकसित किया जा सकता है। कुछ समय बाद इस बात की जांच की जाती है कि वास्तव में श्रमिक के कार्य को सुविधाजनक बनाया है और उन्हीं के आधार पर कार्यों की गति को तीव्र बनाया जा सकता है। इस प्रकार कार्य प्रबंधन में
कार्यकुशलता ही महत्वपूर्ण होती है। टेलर के प्रबंधन विज्ञान निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। नंबर 1 है इसमें एक सक्षम प्रबंधन एवं कार्य विज्ञान का विकास करना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक आधार पर कार्यकर्ता का चुनाव करना। फिर है कार्यकर्ता का वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं विकास करना। फोर्थ है टेलर और प्रबंधन और श्रमिक के मध्य मैत्रीपूर्ण प्रबंधन की स्थापना करना। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन का एक पूर्ण मानसिक क्रांति का प्रतीक है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंधन के अंतर्गत श्रमिक अपने कार्य, अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों के प्रति पूर्ण लगान के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। टेलर का मत है कि प्रबंधन को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रबंधन एक ऐसा विज्ञान है जो निश्चित नमूनों, नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। आलोचना। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की आलोचना निम्न तर्कों के आधार पर की जाती है। नंबर 1 है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण मुख्यतः यांत्रिक व्यवस्था से संबंधित है और इसमें मानव को एक मशीन के रूप में दिखाया गया है, जबकि मानव एक मशीन नहीं है, इसीलिए यह दृष्टिकोण तर्कसंगत नहीं है। थर्ड है टेलर का यह मत है कि उच्च मजदूरी श्रमिकों को कार्य की प्रेरणा प्रदान करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। श्रमिकों को कार्य की प्रेरणा देने वाले अन्य प्रेरक तत्व भी हैं, केवल मात्र उच्च मजदूरी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड है नौकरशाही उपागम। नौकरशाही उपागम के प्रतिपादन का श्रेय विख्यात सामाजिक शास्त्र समाजशास्त्री मैक्स वेबर को दिया जाता है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही तथा उससे संबंधित अन्य अवधारणाएं यथा सत्ता, औचित्य, पूर्णता, वर्ग आदि का गहन अध्ययन किया है और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। वेबर ने बताया कि नौकरशाही मूल्य सहभागिता के कारण शक्ति और प्रभुत्व का केंद्र बन जाती है। वेबर ने नौकरशाही को निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। नौकरशाही की नंबर 1 है नौकरशाही संगठन अत्यंत कार्यकुशल संगठन है। इसकी कार्यकुशलता की तुलना मशीनों द्वारा उत्पादन की मात्रा के आधार पर उनकी श्रेष्ठता के आधार पर की जा सकती है। सेकंड है नौकरशाही के अंतर्गत संगठन के कार्यों को कर्मचारियों में इस प्रकार विभक्त कर दिया जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी को किसी कार्य के किसी विशिष्ट अंग को पूरा करना पड़ता है। इस प्रकार नौकरशाही पद्धति के अंतर्गत एक कार्य को बार बार करने से व्यक्ति उस कार्य में दक्ष हो जाता है। थर्ड है प्रत्येक नौकरशाही व्यवस्था में प्रशासन का निश्चित पदसोपन होता है, जिससे अधीनस्थ कर्मचारी उच्च स्तरीय कर्मचारी के नियंत्रण में रहते हैं। नौकरशाही पद्धति में कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्ति विचार प्रवाह में न कर निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करें। नौकरशाही व्यवस्था में कर्मचारियों का चयन उनकी तकनीकी विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। नौकरशाही तंत्र में प्रबंधन व्यवस्था द्वारा निर्धारित कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन हम सभी नौकरों और उनके सहयोगियों को करना होता है। नेक्स्ट है नौकरशाही व्यवस्था में कर्मचारियों के निश्चित वेतन के रूप में प्रतिमाह श्रमिक दिया जाता है। पारिश्रमिक इस तंत्र में के अंतर्गत आधुनिक कार्यालयों की प्रबंध व्यवस्था लिखित दस्तावेज तथा फाइलों पर ही अवतरित होती है। मैक्स वेबर के अनुसार ये सभी विशेषताएं मिलकर संगठन को सर्वोच्च मात्रा में दक्षता प्राप्त करने में सक्षम बना देती हैं। सैद्धांतिक रूप से यह आदर्श प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है, चाहे वह निजी संगठन हो या सरकारी। नौकरशाही सत्ता अपने वास्तविक रूप में वहाँ लागू होती है जहाँ प्रशासन में अधिकतम बौद्धिकता का समावेशन किया जाता है। नौकरशाही की बुराई कितनी ही क्यों न की जाए, सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए कर्मचारियों के अभाव में प्रशासनिक कार्यों का संचालन असंभव ही होगा। नौकरशाही प्रशासन का मूल आधार ही ज्ञान का आश्रित नियंत्रण का प्रयोग है और यह विशेषता नौकरशाही को बौद्धिक बना देती है। यही बौद्धिकता नौकरशाही को असाधारण रूप से शक्तिशाली बना देती है। इस प्रकार मैक्स वेबर ने प्रबंधन में नौकरशाही को असाधारण महत्व प्रदान किया, जो उस संगठन का मूल आधार माना है। 4 है व्यवहारवादी उपागम। हार्बर्ट साइमन ने व्यवहारवादी उपागम या दृष्टिकोण को लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए उपयुक्त बताया है। उनका मत है कि प्रशासन कार्य करने की कला है। साइमन ने प्रशासन की कार्यवाही को सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं तथा विधियों पर बल दिया है। उनका कहना है कि व्यवहारवादी उपागम में कार्यवाही से पूर्ण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया जाता है। इस तथ्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया कहा जाता है। जब व्यक्ति के पास कार्य करने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, उस स्थिति में निर्णय लेने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को अनेक विकल्पों में से उपयोगिता के आधार पर किसी एक को चुनना पड़ता है। सही विकल्प का चुनाव ही
निर्णय लेने की प्रक्रिया कहलाती है। मनुष्य की बौद्धिक क्षमता इसी तथ्य पर प्रकट होती है कि वह विकल्प का चयन करे जिससे सकारात्मक परिणाम अधिकतम और नकारात्मक परिणाम कम से कम निकले। हर्बर्ट साइमन के अनुसार किसी भी संगठन में प्रबंधक का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रबंधक ही निर्णय लेने के कार्य को संपादित करता है। प्रबंधन को संगठन के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करना पड़ता है। प्रबंधन ही निर्णय लेकर योजना तैयार करता है और अपने कर्मचारी वर्ग का निर्देशन करता है। इस प्रकार व्यवहारवादी उपागम के अनुसार प्रशासकीय क्रिया समूह की क्रिया होती है। संगठन में निर्णय निर्माण एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को 3 महत्वपूर्ण सोपान होते हैं। पहले सोपान में तत्वों को पृथक किया जाता है। दूसरे सोपान में तत्वों के चयन या उनके निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है। तीसरे सोपान में तत्वों की जानकारी संगठन के सदस्यों को दी जाती है। व्यवहार उपागम निर्णय निर्माण प्रक्रियाओं पर विशेष बल देता है। 5 ये है और 6 ये। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।